कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि राजा रिपुदमन बहादुर जो है उत्तरी ध्रुव जीत गया और वो जीत करके लौट रहे हैं। कोई ध्रुव जीतना ना बहुत बड़ी बात है, मतलब वहाँ जाके अपना झंडा फहराना कि हम इस देश के हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अभी माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ता है तो बोलता है कि भारत का आदमी गया हुआ था, भारत की लड़की गई हुई थी। उसी तरीके से उत्तरी ध्रुव पे राजा रिपुदमन गए थे और वहाँ जीत कर आ गए। तो जब ये पता चला कि राजा रिपुदमन जो है ना उत्तरी ध्रुव जीत लिए हैं, मोटे-मोटे अक्षर में अखबार में छपे हुए थे कि राजा रिपुदमन बधाई के साथ भारत लौट रहे हैं। कोई उत्तरी ध्रुव जीते वही बहुत बड़ी बात है। तो उसकी जो प्रेमिका उर्मिला है, तो जब वो इस न्यूज़ को पढ़ी तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दी, मतलब एक नॉर्मल जैसे इंसान पढ़ता है ना उसी तरीके से। उसको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे जो हस्बैंड है या जो मेरे प्रेमी है वो जीत लिए हैं तो हमें खुशी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी उसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ। जब बस पढ़ी और वहाँ पास में जो है बच्चा रखा हुआ था उसको गोदी में ली, चुम्मा ली और चली गई। दूसरे दिन फिर अखबार आया, उसमें भी वो पढ़ी कि अभी वो बम्बई आ चुके हैं और लग रहा है कि दिल्ली जाने वाला है वो। वहीं पे एक चीज़ और लिखा हुआ था क्या कि अखबार वाला बोलते हैं कि जब मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हो। अर्थात क्या, ये जो राजा रिपुदमन है वो भी जो उत्तरी ध्रुव जीत के आए हैं तो उसके चेहरा पे भी खुशी नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। उस दिन भी उर्मिला ने अखबार पढ़ी लेकिन उसके चेहरे पे भी ज़्यादा खुशी नहीं नज़र आ रहा था। उर्मिला इन दिनों जो है कुछ भी नहीं करती थी, रोज़ अखबार पढ़ती थी और रोज़ उसको उदासी सा मन होता था, लेकिन चेहरा पे ना तो खुशी इन उर्मिला के थे, ना वो जो उत्तरी ध्रुव जीते हुए थे राजा रिपुदमन, दोनों के चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं था। जहाँ पर पूरी दुनिया खुशी मना रही थी कि राजा रिपुदमन ने अपने देश का झंडा जो है ना उत्तरी ध्रुव पे गाड़ के आए हैं, वहीं ना तो उर्मिला के चेहरे पे हँसी था और ना ही राजा रिपुदमन के चेहरे पे। अब इसी के दूसरे पार्ट में आते हैं, ये चैप्टर 7 पार्ट में दिया हुआ है, एक-एक करके देखेंगे। राजा रिपुदमन को किसी से भी शिकायत न था, अपने आप से शिकायत था। उन्हें नींद बहुत कम आता था, मन पर काबू नहीं होता था, मन इधर मन करता था जाने का, इधर मन करते रहता था। मतलब इतना जीतने के बाद भी, पूरे दुनिया में नाम होने के बाद भी उसके अंदर जो था संतोष और शांति नहीं नज़र आ रहा था। और जब वो यूरोप में ही थे तो आचार्य मारुति के बारे में बहुत ज़्यादा सुने हुए थे कि भारत में कोई आचार्य है ना, तो आचार्य मारुति। अगर किसी को भी मन अशांत रहता है, अच्छा नहीं लगते रहता है, तो वो आचार्य मारुति के पास जाता है तो ठीक हो जाता है। तो राजा रिपुदमन भी सोचते हैं कि हम तो दिल्ली आए ही हैं, तो इससे अच्छा होता है क्या जो आचार्य मारुति से मिलते जा रहे हैं, क्या पता हमको भी शांति मिल जाएगा। तो जैसे ही रिपुदमन को टाइम मिला, वो डायरेक्ट आचार्य के पास आ गए। आचार्य मारुति के बारे में थोड़ा-सा और जान लीजिए। आचार्य मारुति एक तरह का आप समझिए डॉक्टर भी हैं, जो कि आपको झाड़-फूँक करता है या फिर तांत्रिक विद्या से ठीक करता है, या फिर मान लीजिए किसी का मन अशांत है, उसको शांति की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको शांत करते हैं। तो आचार्य ने बड़े प्यार से पूछे, वैद्य के पास रोगी आते हैं, आज विजेता मेरे पास, क्या बात है? राजा रिपुदमन भी बोलते हैं कि रोगी ही आपके पास आया है, विजेता तो छल है, ये तो आप जानते हैं ना? हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं, पराजय देखता हूँ। शिकायत क्या है? राजा रिपुदमन, मैं खुद नहीं जानता, मुझे नींद नहीं आती और मन पर काबू नहीं रहता है मेरा। क्या होता है? जो नहीं चाहते हैं ना, मन के अंदर वही सब हुआ करता है। अच्छा, खास तौर पर आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं? क्या कहूँ आचार्य? यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ जबकि ध्रुव पर बहुत ज़्यादा काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग है। भले ही हम विजय हो गए लेकिन अंदर से खुश नहीं है। तो आचार्य उसको गौर से देखते हैं और बोलते हैं क्या? तो हिंदुस्तान ना आना ज़रूरी था? हाँ, आना किसी भी तरह ज़रूरी नहीं था। क्यों नहीं ज़रूरी था? हिंदुस्तान तो तुम्हारा घर है ना? पर क्या मेरा? मेरा घर तो ध्रुव ही हो सकता है आचार्य। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई भी तुम्हारा घर हो सकता है? लेकिन क्यों कोई घर हो, वो भी मेरे जैसे आदमी के लिए? उस पे राजा रिपुदमन कुछ नहीं बोल पाया। तो उस पे आचार्य बोलते हैं कि प्रेम से तो नाराज़ नहीं हो, प्यार से तो स्वतंत्रता मिलती है ना, सच्चाई मिलती है, प्रेम से लोग और अपने आप को उभार पाता है, अच्छा हो पाता है, प्रेम से और शांति मिल पाता है। प्रेम में तो बंधन नहीं है। अच्छा, आज के लिए अब इतना ही, अब हम परसों मिलेंगे। देखिए आचार्य, परसों के बारे में उतना आश्वासन नहीं दे सकते कि परसों मिलेंगे कि नहीं। तो ऐसा करिए ना राजा कि कल ही मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए जिससे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। जैसे हो रहा वैसे मिलिए, या तो फ़ोन पर मिल लीजिए, या तो नहीं हो रहा तो हवाई जहाज़ से जाइए, या जैसे भी जाइए लेकिन कल मिल लीजिए उससे। रिपुदमन चौंक के बोला, आचार्य हम समझ नहीं रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? और किससे? प्रेम से, अपने प्यार से मिल लीजिए ताकि शांति मिले आपको। हाँ, प्रेम का इनकार अपने आप से इनकार है। और देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम जा रहे हैं, हो सकता है तो परसों मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार, नमस्कार।
फिर क्या था, अगले ही दिन अपनी प्रेमिका प्यार जो उर्मिला थी, उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। देखिए एक-दूसरे से ना वो प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं हुआ था और शादी से पहले एक बच्चा भी हो गया था इन दोनों का। इन दोनों के प्यार के बारे में ना दुनिया वालों को पता नहीं था। तो अंदर जाते ही राजा बोले कि कुछ मँगाऊँ? नहीं। घंटी बजाकर आदमी को बुलाया और बोला कि 2 क्रीम भिजवा दीजिए। और उर्मिला के बच्चा मतलब अपना बच्चा को गोदी में लेते हुए कहा कि क्या नाम है इसका? नाम अब तुम दो। तो लो दे दिया, आदित्य प्रसन्न बहादुर। खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं, मैं तो मधु कहती हूँ। तो वो भी ठीक है। चलो माधवेंद्र बहादुर। खूब है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। तो दोनों ने फैसला किया जो शिकवा गिला है या फिर जो भी है, मान लीजिए कि किसी के साथ शिकायत है, तो एक शांत जगह पर चले और वहाँ पे जाके शिकवा गिला सब दूर कर लें। अच्छा छोड़ो वो सब बातों को, हटाओ जो भी बात है। अच्छा ये बताओ किस काम के लिए आए हो? और जो भी काम के लिए आए हो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कल पहली बैठक दीजिए 3:20 पर। हाँ, एक चीज़ और, डायरी रखते हैं? नहीं, तो कल से ना डायरी रखा करिए और जितना भी खर्च करते हैं पाए-पाए का हिसाब रखिए कि कितना खर्च हुआ है, कितना किसी को दिए हैं, ये सब के सब हमको चाहिए। उस पे राजा कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य तो सही हो जाएगा ना, कर दीजिएगा तो बड़े ही ऋणी होंगे हम, बहुत परेशान हैं। तो वही हंस के बोलते हैं आचार्य कि अरे आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका साबित है, निरोग है आप, सब अब वही ठीक है। सब कुछ तो ठीक है, हमको तो आप निरोग लग रहे हैं, लेकिन कृपया कल आइएगा सवेरे में तो यंत्र मंदिर होके आइएगा, ताकि वहाँ पे आपका जांच हो जाए कि आपके शरीर हो, मस्तक हो, हृदय, सब कुछ का जांच हो जाएगा और दोपहर तक हम देख लेंगे आपके पास क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसके बाद हम बता देंगे आपको। बाकी डायरी आप जरूर लाइएगा। यहाँ पर यंत्र मंदिर का समझ लीजिए अर्थ। पहले यंत्र मंदिर हुआ करता था जहाँ पे आपको जो है धार्मिक लोग सब यज्ञ सब क्या करता था। हाँ, आपको हमेशा स्लोगन वगैरह सब पढ़ा जाता था, जिसके कारण से अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में निगेटिव चीज़ है ना, वो हट के अब पॉजिटिव हो जाते रहता है। तो जो भी आदमी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ को लेके, तो वो अगर यंत्र मंदिर पे जाता था, वहाँ के आचार्य सबसे मिलता था, तो उसको शांति मिल जाते रहता था। अगला दिन हुआ, राजा रिपुदमन समय पे पहुँच गए। आचार्य अपने सामने बहुत सारा ग्राफ-व्राफ खोल के रखे हुए थे कि देखो, बोले क्या मस्तक और हृदय संबंधी जो है, वो परिणाम थोड़ा सही नहीं लग रहा है हमको। तो राजा रिपुदमन ने कहा, हम यही तो चाहते हैं कि मेरा मन जो है ना आपको कंट्रोल नहीं रहते रहता। हम तो बोल रहे हैं बार-बार कि हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते रहते हैं। आचार्य हँसे और बोले क्या जो कोई बात नहीं, अगली बार ही सही, लेकिन ये बताइए अपने आप भाई और माता-पिता से मिलने जाइएगा कि नहीं? देखिए राजा साहब, हम कल ही आपके माता-पिता से बात किए हैं, वो सब बोले हैं कि जो राजा चाहते हैं ना, उसी में हम लोग खुशी हैं। और एक बात हमको भी लग रहा है और अब आपके माता-पिता भी बोले कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। उस पे राजा कहते हैं कि जी, मैं उसके लिए अयोग्य हूँ। विवाह से व्यक्ति रुक जाता है, विवाह से समझिए वो बंधन बंध जाता है, उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से एक कोल्हू का बैल ना है, अपने खूँटा के आस-पास बस राउंड घूमते रहता है और उतना में ही वो ज़िंदगी समझते रहता है और बंध के रह जाता है। उसी तरीके से आचार्य प्लीज़ आप हमको शादी के लिए तो नहीं ये बोलिए। अच्छा, चलो विवाह का चक्कर सही नहीं है, लेकिन प्रेम? वो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन बोले क्या जो ये गति ना अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशील का लक्षण है और हमको सचेत किए हुए हैं कि घूमना नहीं, विवाह करना सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, हम तो जानते ही थे कि वो वैसा राय ही देंगे और तुम्हारा राय क्या है इसमें? अरे वही जानने तो हम तुम्हारे पास आए हैं, इसीलिए तुम ही कहो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विवाह नहीं करना है? उर्मिला! तुम्हारा शरीर स्वस्थ और रक्त उष्ण है तो उर्मिला! तो तुम्हें तो स्त्रियों की कहीं कमी ही नहीं होगी। बको मत उर्मिला, तुम मुझे जानती हो ना? जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ ना, तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ? नहीं, प्रेमिका हैं। और यही रास्ता तुम्हें सिद्धि की ओर लेके जाएगा। लेकिन मृत्यु से पहले सिद्धि कैसे मिलेगा? वो मृत्यु के उस पार भी है। ठीक है, तुम्हारा अंतिम फैसला यही कि हम जाएँ। ठीक है, समझ गए तुम्हारा क्या कहना चाहती हो। तुम्हारा अब ये प्रेम है या दया है, हम कुछ नहीं बोलेंगे उस पे, ठीक? ऐसे क्यों कह रहे हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? देखो उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था, साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने साथ तो छल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं राजा, मारुति नहीं जानता है प्रेम क्या होता है। आओ राजा आओ, मुझे भी परिपूर्ण करो और स्वयं भी जाके संपूर्ण हो जाओ। देखो उर्मिला तुम रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही है।
प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री का मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी, दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। इसी का चौथा पार्ट निकल के आता है। पौने 4 बजे राजा रिपुदमन जो है आचार्य के पास पहुंचे और जो भी बात किए हुए थे ना ये दोनों पूरा डायरी में लिखे हुए थे, क्योंकि आचार्य बोले हुए थे। आचार्य को दिया, आचार्य पूरे ध्यान से पढ़े सब कुछ और बोले कि तुम लिखे हो इसमें कि उर्मिला माता है और कुमारी है, यही ना? जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है? वही वर्ष से कुछ अधिक होगा। अच्छा, एक बात और, जब तुम उत्तरी ध्रुव में जाने लगे थे तो उर्मिला चाहती थी कि जाए कि नहीं? हाँ, उसकी सहमति का तो नहीं पता, लेकिन प्रेरणा थी उसकी कि हम जाए। अच्छा, उसे ये प्रेरणा आया कहाँ से? शायद मुझसे ही आया होगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये बच्चा होने से पहले तुम लोग जो शादी के बारे में सोचे थे कि नहीं? पहले क्या था? जी आचार्य, जिस टाइम हम लोग प्यार करते थे उस टाइम में वो हमको जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा कि शादी कर लो कर लो, लेकिन हम ही नहीं करते थे। हम अपने माता पिता के डर से और अपनी स्थिति जो थी उस कारण से हम नहीं कर रहे थे उससे शादी। और जब वो गर्भ धारण कर ली तो मेरा विचार बना कि हम दोनों साथ में रहे, ठीक ना? जैसे कि विवाह पूर्वक रहते हैं उसी तरीके से रहे। लेकिन वो बोली क्या, उत्तरी ध्रुव चले जाओ। अच्छा, अभी जो मिलने गए थे तो तुम्हें देखी तो प्रसन्न हुई कि नहीं, खुश हुई कि नहीं? थोड़ा देर, हाँ थोड़ा बहुत शायद हुई खुश, लेकिन रुकने से अप्रसन्न थी। अच्छा, क्या कहती है वो जो? कहती है जाओ, जल यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं है, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के भी पार है। कौन? उर्मिला, वो धनंजय की लड़की, वो ये बात कहती है? जी। अरे वो पागल है, यही तो वो आपके बारे में कहती है कि आप पागल हैं। चुप रहो राजा, तुम जानते नहीं वो मेरी बेटी है। बेटी? हाँ हाँ हाँ, सगी बेटी। तो आचार्य आप तो सब कुछ जानते थे। सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानता हूँ। देखो राजा रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो, ठीक ना? उर्मी मुझसे बाहर नहीं होगी, वो मेरी बेटी है, हम उसको समझा देंगे। और मेरा क्या मन है कि तुम दोनों शादी करके एक साथ रहो। देखिए आचार्य, इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जो बोलेगी ना वही बोलेगी, वही हम करेंगे। इसी का 5वां पार्ट। आचार्य के समक्ष उर्मिला पहुंचकर बोली, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, हमने तुम्हें बुलाया था। अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अच्छा, अब मतलब? पहले क्या था? अब से अब का क्या मतलब है? अर्थात तुम विवाह कर ली हो, तब तो और अच्छी बात है। तो अब तुम दोनों साथ में रहो, मुझे तो और खुशी होगी। हाँ, दुनिया को भी लगना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम क्या चाहती हो ये बताओ? हम चाहते हैं कि मेरे कारण उसको दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ना बोले कि प्रेमिका के कारण उत्तरी ध्रुव तो जीत लिया लेकिन दक्षिण ध्रुव नहीं जीत पाया। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके मार्ग में मैं और मेरा बच्चा कभी भी आए। तो तुम एक बात बताओ, तुम राजा रिपुदमन से बदला ले रही हो क्योंकि वो जो है ना पहले बोलता था नहीं शादी करेंगे, इसीलिए तुम अब बोल रही हो कि हम नहीं करेंगे शादी? नहीं पिताजी, सब कुछ आप नहीं समझिएगा, प्रेम क्या होता है वो आप नहीं समझिएगा। हाँ बेटी, हम समझ गए। तुम सच में बोल रही हो कि हम प्रेम नहीं समझ सकते, अब तो हमारा उम्र भी ढल रहा है, मरने के कगार पे है। हमारा तो मन यही है कि तुम दोनों शादी कर लो और गृहस्थ जीवन जियो। देखो, राजा रिपुदमन अच्छा लड़का है उर्मिला, समझो किसी का सपना पूरा करने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है। तुम लोग विवाह करके राजमार्ग पर चल पड़ो। हाँ हाँ, आप थक गए हैं आचार्य, इसलिए बोल रहे राजमार्ग पे चलने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है मुक्ति का पथ अकेला होता है। बेटी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अभी तक तुम राजा रिपुदमन से नाराज हो, हैं? उसको माफ नहीं करोगी? अरे उसका छोड़ो, इस बुढ़े का भी बात मान लो। अरे पिताजी, आपको कैसे समझाए? मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा और उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा, यह बात हम कैसे आपको समझाएं? लेकिन क्यों, तुम अपने पिता की भी बात नहीं सुनोगी? पिता को जीते जी हम अपने प्यार के संबंध में कभी संतोष दे सके नहीं दे सके। बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? क्यों आचार्य जी, क्यों चाहिए आपको संतोष? आचार्य का कंठ भर आया, कांपते हुए बोले, हाँ बेटी, चाहे तो अब तू अपने बाप को संतोष और क्षमा दोनों दे सकती है। वो बोली, मुझ अभागिनी के भाग्य में पता नहीं भगवान ये आज्ञा का भी पालन क्यों नहीं लिख पाया। कोई सुख तो नहीं मिला, चाहते थे कि हम शादी कर ले, वो शादी भी उस टाइम में ना हो पाया, घर से भी निकल गए और अभी हमारा कितना किस्मत अभागिनी है हम कि अपने पिताजी का आज्ञा का पालन भी अभी हम नहीं कर सकते हैं। चलिए पिताजी, आप हमको भूल जाइएगा, हम चलते हैं। अब इनका छठा पार्ट स्टार्ट होता है। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी? मिली थी। अब मुझे क्या करना है? क्या करना है राजा? तुम्हें जाना है और मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिण ध्रुव। अच्छा ठीक, दक्षिण ध्रुव के बाद भी कहीं जाना है? नहीं ना? अच्छा छोड़ो वो सब बात।
मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी संस्कृति नहीं समझता। सीधे बताओ मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज़ मिल जाए तब निकल जाना। तो लो तुम्हारे सामने ही हम तय कर लेते हैं। फिर क्या था, राजा रिपुदमन जो है ना कॉल पे बात करने लगे और ये जो उर्मिला थी उसको टक-टक नज़र से देखती रही। अच्छा ठीक, तुम भेजना चाहती हो ना, तो परसों शॉर्टलैंड द्वीप के लिए ना जहाज़ हो गया है। हो गया? हाँ, हाँ, परसों। परसों कैसे जाओगे? राष्ट्रपति भवन में तो भोज है ना। हाँ, तुम्हारा मन रखने के लिए दल के लिए ठहरूँगा, ज़रूर ठहरूँगा। सुनो ना, परसों तुम नहीं जाओगे। और मत सताओ उर्मिला। जाएँगे मतलब जाएँगे, अमेरिका को फ़ोन कर देते हैं और दक्षिण के कुछ साथी सब हो जाएँगे, हम चले जाएँगे परसों। नहीं राजा, परसों नहीं जाओ ना। मैं स्त्री का बात नहीं सुनूँगा। मेरी जो प्रेमिका है उसके मन का वरदान है तो हम पूरा करेंगे। उर्मिला के आँख में अब आँसू था, बोल रही कि परसों नहीं जाओगे तो कुछ हर्ज है? ये तो बहुत जल्दी है ना। मेरे लिए यहाँ पे रुकना नहीं है। हम तो परसों तक इसी इसी दिमाग में मेरा दिमाग खराब होते रहेगा, प्रायश्चित करते रहेंगे कि हम रुके क्यों हैं परसों तक। उर्मिला उसको बुला ही रही है कि राजा, ओ मेरे राजा मत जाओ, परसों नहीं जाओ। उतना में ही इनका जो 7th पार्ट है वो आ जाता है। दुनिया के अखबारों में धूम मच गया, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या रूस, सारे देशों में फैल गया कि राजा रिपुदमन जो है दक्षिण ध्रुव के लिए जा रहे हैं। पूछने पे किसी को नहीं बताया कि रीजन क्या है, लेकिन वो जा रहे हैं, सारे अखबारों में छप गया। लेकिन जिस दिन राजा रिपुदमन जाते उससे पहले जो संध्या थी, उस संध्या को राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया था, जिसमें बड़े-बड़े राजदूत आए थे, बड़े-बड़े आदमी आए हुए थे। क्योंकि कम भारी बात नहीं था कि कोई दक्षिण ध्रुव पे जाए, कोई उत्तरी ध्रुव पे जाए। तो उस रात जो है ना राजा रिपुदमन खाना खाए, लेकिन जब तीसरा दिन आया, सुबह में अखबार पढ़ रही थी उर्मिला, तो फ्रंट पेज के बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में मरे पाए गए हैं। गोली की कनपट्टी के आर-पार निशान है। उर्मिला ने एक-एक अक्षर को ध्यानपूर्वक पढ़ी और अच्छे तरीके से पढ़ी। वही साथ में आपको जो भोज हुआ था शाम में, उसका भी विवरण था और ये इनका देहांत हो गया, उसका भी विवरण था। पढ़ते-पढ़ते उसको दोपहर हो गया, वही नौकरानी आके बताई कि मैडम खाना तैयार है। तो उर्मिला भी बोली क्या जो मैं भी तैयार हूँ, यहीं ले आओ, अब प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी के तकिए के पास एक नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था, वो अखबार में भी छपा था, सबके प्रति बंधुओं। और इसी पत्र के साथ पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।